नमस्ते। ये आपने अवश्य सुना होगा, लीक लीक तीनों चलें, कायर कूर कपूत। लीक छोड़ तीनों चलें, सायर सूर सपूत। जी हाँ मित्रों, ओशो रजनीश। मैं उन सूरवीर पुरुष या महावीर पुरुष की बात कर रहा हूं जो इस भूमंडल पर अब तक के सर्वाधिक चैतन्य बुद्ध पुरुषों में से एक हैं। बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी उनके विषय में है। मैं व्यक्तिगत ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो उनके नाम से ही चिढ़ते हैं, जो उनके नाम से परहेज करते हैं। ओशो अरे बहुत खराब खराब ऐसी बातें कहते हैं, शायद आप भी उन्हें जानते होंगे। ओशो के दूसरे नाम रजनीश या रजनीश गुरु, सेक्स गुरु या भांति भांति के उन पर आरोप हैं, कंट्रोवर्सी है उनके विषय में। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि धर्म के क्षेत्र में वो स्वयं एक क्रांति हैं, वो स्वयं एक सबूत हैं कि धर्म को अगर सही से धारण किया जाए तो जीवन का कैसा विस्फोट हो सकता है। एक मनुष्य कितना बड़े रूप में अपना प्रभाव दिखा सकता है। जिस एक व्यक्ति से 2-4 देश नहीं, सैकड़ों देश की सरकारें हिल गई हों। एक बार में जिस व्यक्तित्व के लिए नो एंट्री अपने देश में लगाई गई हो, आप क्या समझते हैं कोई वो साधारण पुरुष रहे होंगे? अमेरिका जैसा देश, जहां जब रजनीशपुरम स्थापित हो रहा था, उस समय के राष्ट्रपति हिल गए थे ये सोचकर कि इस आदमी को कंट्रोल करना, इस आदमी को भविष्य में मैनेज करना पूरे अमेरिका के लिए चुनौती बन जाएगा। उन्होंने थीलियम नामक धीमे जहर का इंजेक्शन लगाया, ओशो के जबरदस्ती अरेस्ट किया, भांति भांति के आरोप लगाए और ओशो को दुनिया भर में कुप्रचारित किया, कुख्यात किया। भारत की भूमि में, जहां भारत का लाल, भारत का सपूत जहां पैदा हुआ, आज भी कई साधु संत जो सब कुछ जानते ही नहीं, कुछ भी नहीं जानते ओशो के विषय में, जिन्होंने सही से पढ़ा ही नहीं है ओशो को, जिन्होंने सही से समझा ही नहीं ओशो को, छुप छुप के पढ़ा है, आधा अधूरा पढ़ा है, ऐसे लोग अपने साहित्य में लिखित में कहते हैं ओशो को ना पढ़ें, ओशो को ना देखें, ये व्यक्ति भटका देगा, ये व्यक्ति कहीं अटका देगा। अरे साहब, यही आरोप तो सुकरात पे लगा था कि यह व्यक्ति हमारे युवाओं को भटका रहा है। अगर आपने ओशो को नहीं पढ़ा है तो मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूं, तो उनके विषय में आप कंट्रोवर्सी में ना फंसें। पढ़ लें, समझ लें। अगर आप पढ़े लिखे हैं और समझदार हैं तो आपको किसी भी साधु महात्मा और ये दुनियादारी की बात नहीं सुननी चाहिए। आपको स्वयं अपनी ही आंखों से सत्य को देखना चाहिए और अपने ही मस्तिष्क से उसे समझना चाहिए। मैंने शुरू में जैसे कहा था, कायर कूर और कपूत ये लकीर के फकीर होते हैं। ये उन रटे रटाए रास्तों पे चलते रहते हैं जो जिसने बता दिए, अंधे होके उसके पीछे अंधभक्त बन के लग जाते हैं। ओशो शूरवीर थे और उनका मार्ग भी वीरों का मार्ग है। उनका मार्ग सच्चे इंसानों का मार्ग है। उनका मार्ग चुनौती भरा है। उनका मार्ग प्रायोगिक है। करके देखो, उसे जी कर देखो, वो जीने का रास्ता देते हैं। आज भारत में पुनः मैं उसी बात पर आता हूं, हजारों साधु महात्मा प्रवचन कर रहे हैं। मैं ये गारंटी कहता हूं, गारंटी के साथ उनको पढ़ते हैं या उनको फॉलो करते हैं, थोड़ा सा रूप बदल के, अपना कलेवर करके, जालसाजी करके, अर्ध सत्य कहकर और उनका बिना नाम लिए उनकी तमाम किस्से, उनके कहानियां, उनकी चर्चाएं करते हैं। ओशो का
व्यक्तित्व इतना प्रभाव करता है कि मैंने उनको 20 साल से पढ़ा है, समझा है, और मेरे हृदय के सबसे प्रकाशित जो महापुरुष हैं उनमें से उनका एक चमकता हुआ सितारा दैदीप्यमान सूर्य की तरह अलग से चमक रहा है। प्रिय मित्रों, अगर आपको संसार में कुछ बड़ा करना है, धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, मनोविज्ञान के क्षेत्र में, मानव कल्याण के लिए, विद्यार्थियों को विकास के लिए सचमुच कुछ करना है, अधूरा नहीं, आधा अधूरा नहीं, अर्धसत्य नहीं, तो आप समझकर देखें ओशो के जीवन को। वहां कुछ भी लकीर का फकीर नहीं और कुछ भी वहां गलत नहीं, सब कुछ। हाँ, जब कोई व्यक्ति कुछ नया करता है तो बहुत देर से बुद्धू व्यक्ति उन्हें समझ पाता है, उन्हें समझ नहीं पाता हर आदमी। कोई भी जब पैगंबर, कोई भी महापुरुष इस धरती पर अपना कार्य करता है, जब वो काम शुरू कर रहा होता है और वो करता चला जाता है, तो बहुत देर से साधारण लोग समझ पाते हैं कि आखिर कह क्या रहा था ये बंदा। ओशो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो लकीर के फकीर लोग हैं उनके विषय में बड़ी सुंदर कहानी के माध्यम से समझाते हैं। मैं चाहूँगा कि मैं भी उन लकीर के फकीरों के लिए एक कहानी ओशो के जुबानी जो मैंने सुनी है और आपने भी सुनी होगी, अधूरी सुनी होगी, आज पूरी सुना देता हूँ। अगर आपने सुनी है तो उसका आधा भाग सुना होगा, मैं एक गारंटी देता हूँ। पूरा भाग सुनना है तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। हमारे वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। एक बार एक टोपी बेचने वाला व्यक्ति एक पेड़ के नीचे सो गया। ये कहानी सुनी होगी। टोपियां उसकी टोकरी में भरी हुई थी और वो स्वयं भी टोपी लगाता था और एक वृक्ष के नीचे लेट गया। उसे नींद आ गई। उस वृक्ष पे जो बंदर बैठे थे उन सब ने क्या किया कि टोपियां टोकरी से निकाली और अपने सिर पर लगा ली और वे सब पेड़ पर चढ़ गए। हाँ, जैसे खादी की टोपी पहनकर कुछ बंदर ऊंचाई पे चढ़ जाते हैं और बहुत मुस्कुराते हैं और बहुत अपने आप को खास समझते हैं, वो पकड़ में नहीं आते आसानी से, ऐसे ही वे बंदर पेड़ पर चढ़कर बैठ गए और भांति भांति की नकल बनाने लगे, करने लगे। जब वह टोपी बेचने वाला व्यक्ति उठा तो उसने देखा कि अरे मेरी सब टोपियां बंदर ले गए हैं। बुद्धिमान था, बूढ़ा था, तो उस बुढ़े ने अपनी सिर की टोपी उतार के जमीन पे पटक दी। बंदर नकलची होते हैं, बंदरों से टोपी छीनना बड़ा आसान हुआ और उन बंदरों ने भी अपने अपने सर से टोपी उतारी, जमीन पे पटक दी। जल्दी से उसने सब टोपियां इकट्ठी की, टोकरी में रखी और अपने घर चला गया। यहां तक कहानी आपने जरूर सुनी होगी। इससे आगे की कहानी बहुत मजेदार है। अब समय बीता, वो बुढ़ा खत्म हो गया, उसका लड़का वही कारोबार करने लगा जैसे कि भारत में अक्सर लोग करते हैं। किसान का बेटा किसानी करता है, दुकानदार का बेटा दुकान चलाता है, और वो लकीर के फकीर यहां नहीं कहूंगा, वो एक रटे रटाए रास्ते से चलते रहते हैं आमतौर से। वह लड़का भी टोपी बेचने का काम करने लगा। उन्हीं रास्तों से वह टोपी बेचने जाता था और एक दिन उसी वृक्ष के नीचे वह लेट गया, टोपियां टोकरी में रखकर। बंदर आए और वे बंदर कौन से थे? उन्हीं बंदरों के लड़के थे। आप कहेंगे अच्छा, हाँ, वो उन्हीं बंदरों के लड़के भी हो गए, तब तक बड़े थे। अब वो सब बंदर आए और उन्होंने सब टोपियां पूरी टोकरी ले गए, सब टोपियां ले जाके और अपने अपने सिर पर लगाकर बैठ गए। अब वो लड़का जब जागा तो उसको ध्यान आया, अरे एक बार वाकया मेरे पिताजी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो उसने कहा, अच्छा तुम बहुत खुश हो रहे हो ना, अभी मैं जानता हूं, मेरे बाप ने मुझे ये फार्मूला बताया है, मैं अभी उसका यूज करूंगा और तुम सब टोपी दे दोगे। बहुत खुश हुआ, उसे कोई हड़बड़ी नहीं थी। बड़ा शांति से लड़के ने पुराना फार्मूला यूज करना चाहा और कर दिया। उसने अपनी टोपी सिर से उतारी और फेंक दी ग्राउंड पर, और जैसे ही उसने टोपी उतार के फेंकी तो उन बंदरों में से एक बंदर दौड़ के आया
जो टोपी को रह गया था उसने वो टोपी अपने सर पे लगाई और पेड़ पे चढ़ गया, वो टोपी भी लेकर भाग गया। कहानी में है, कहां तक पहुंचे आप? बंदर सीख गए कि अब की वो गलती नहीं करनी है जो गलती पहले कर दी, और उन्होंने टोपी नहीं पटकी। लेकिन मनुष्य नहीं सीखा, वह टोपी बेचने वाले का लड़का नहीं सीखा, उसने वही तरकीब दोबारा अपनाई। प्रिय सम्मानित मेरे श्रोतागण, सम्मानित वीडियो देखने वाले मेरे सभी गाइस, सभी फ्रेंड्स, आप समझना, ओशो का यही तरीका है। वो नए मनुष्य के लिए नई संभावना दे रहे हैं, और हम आम साधारण व्यक्ति वही रटी रटाई तकनीकें अपना रहे हैं। वही बाप दादे ने जो एक तरकीब बताई जो कभी काम आई, उन्हीं तरकीबों पर चलकर हम धर्म के पुरोधा बनते हैं, हम मनुष्यता का निर्माण करने की सोचते हैं, हम मानव विकास के लिए बड़े बड़े कैंपेन करते हैं। ये पॉसिबल नहीं होगा जब बंदर भी सीख गए समय के साथ परिवर्तन। पशु पक्षियों में के जीवन में भी बदलाव आ रहा है। आप ध्यान से तो देखो, नए मानव की नई संभावना है ओशो। नए मनुष्यता के उद्भव के लिए जितने विचार और जितने साहित्य की आवश्यकता थी ओशो ने गढ़ दिया है। आप भी अवश्य समझें और नई मनुष्यता के लिए नए विचारों का पालन करें, उन्हें अपनाएं। फिर आप इस लाइन को अवश्य समझ जाएंगे और बड़े प्यार से कमेंट करेंगे, यू आर राइट। हाँ, सूर बन जाएंगे, वीर बन जाएंगे और एक सच्चे मनुष्य भी बन जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर दो, लाइक और शेयर भी कर दो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओशो नमन।